नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निड भैया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला टॉपिक ब्रह्मांड एंड यूनिवर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम ब्रह्मांड क्या है, एंड यूनिवर्स किसे कहते हैं, ब्रह्मांड का आकार कैसा है, परमाणु से ब्रह्मांड तक का सफर यानी फ्रॉम एटम टू यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे बना, कब बना और उनका सिद्धांत क्या क्या है, बिग बैंग से लेकर आज तक का सफर के बारे में जानेंगे, ब्रह्मांड के बारे में, और ब्रह्मांड का सार्वभौमिक सत्य और उनमें क्या सत्य है उसके बारे में जानेंगे, और ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख शब्दावली के बारे में भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम इनसे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड सूक्ष्म वस्तुओं से लेकर विशालकाय मंदाकिनी यानी गैलेक्सी तक सभी दृश्य पदार्थ यानी मैटर एवं अदृश्य ऊर्जा यानी एनर्जी को ब्रह्मांड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कहने का मतलब जो चीजें हमें दिखाई देती है जैसे पदार्थ यानी मैटर, और जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती है जैसे ऊर्जा एनर्जी, दोनों ब्रह्मांड का हिस्सा आते हैं। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत दृश्य जो चीजें दिखाई देती है और अदृश्य जो चीजें नहीं दिखाई देती है, दोनों ही ब्रह्मांड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सबसे छोटा मौलिक कण क्वार्क्स, परमाणु, प्रोटोजोआ, मानव, हवेल, लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉइड, सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह, पृथ्वी, सूरज, सौरमंडल, पृथ्वी और प्रोक्सिमा सेंचुरी के बीच की दूरी, और गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, और गैलेक्सी के अंतर्गत आने वाले सभी चीजें जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सभी आपका ब्रह्मांड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो वे सभी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती है और वे सभी चीजें जो हमें दिखाई देती है, सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम ब्रह्मांड को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो आप सभी का एक अपना गांव होगा, गांव से बड़ा जिला होता है, जिला से बड़ा राज्य होता है, राज्य से बड़ा देश, देश से बड़ा ग्रह, ग्रह से बड़ा तारा, तारा से बड़ा आकाशगंगा, आकाशगंगा से बड़ा सुपर क्लस्टर आकाशगंगा, और सुपर क्लस्टर आकाशगंगा के बाद आपका बनता है यूनिवर्स, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। तो उसी प्रकार ग्रह से बड़ा होता है तारे, तारे से बड़ा होता है तारामंडल, तारामंडल से बड़ा होता है आकाशगंगा जिसे गैलेक्सी हम लोग बोलते हैं, और आकाशगंगा से बड़ा होता है क्लस्टर आकाशगंगा, और क्लस्टर आकाशगंगा से बड़ा होता है सुपर क्लस्टर आकाशगंगा यानी सरस्वती आकाशगंगा, और उससे बड़ा होता है दृश्य आकाशगंगा यानी यूनिवर्स, और उसके बाद आता है आपका मल्टी यूनिवर्स। तो ये आपको क्रम ध्यान में रखने हैं कि कैसे कैसे आपको बढ़ रहा है। ग्रह के बाद आते हैं तारा, तारा के बाद तारामंडल, तारामंडल के बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद क्लस्टर आकाशगंगा, और क्लस्टर आकाशगंगा के बाद सुपर क्लस्टर आकाशगंगा यानी सरस्वती आकाशगंगा, और सरस्वती आकाशगंगा के बाद दृश्य आकाशगंगा, और उसके बाद मल्टी वेरस आकाशगंगा। अब हम देखेंगे ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख खोजकर्ता यानी एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो 140 ईस्वी में क्लॉडियस टोल्मी ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है जियोसेंट्रिक थियोरी यानी पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह बताया गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और ब्रह्मांड उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे सूर्य,
सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा बताया क्लॉडियस टोल्मी ने। फिर आता है 600 ईस्वी में ब्राह्मीर। इसने बताया कि पृथ्वी केंद्रित नहीं है बल्कि सूर्य केंद्रित है ब्रह्मांड का। 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस, एक व्यक्ति आता है 1543 में, और इसने भी एक सिद्धांत दिया, सन सेंट्रिक थ्योरी, यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इसने बताया कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, और उसके चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह जैसे शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, ये सभी ग्रह उनके चारों चक्कर लगाते हैं, ऐसा बताया निकोलस कोपरनिकस ने। क्या बताया कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और उसके चारों ओर सभी ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी ग्रह इसके चारों चक्कर लगाते हैं। अगला व्यक्ति आता है गैलीलियो, जिसने 1609 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया, और ये पहला व्यक्ति था जिसने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आपका पृथ्वी है और यहीं से आपका एक गैलीलियो नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपनी एक दूरबीन की सहायता से बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन ग्रहों को पृथ्वी से दूरबीन से अध्ययन किया। अगला व्यक्ति आता है विलियम हर्शेल। उसने 1805 में सौरमंडल को गैलेक्सी का एक छोटा सा अंश बताया। हमारा सौरमंडल को क्या बताया कि जो गैलेक्सी का एक छोटा सा अंश है। और विलियम हर्शेल ने 1805 में ही यूरेनस ग्रह की खोज की। यूरेनस ग्रह को जिसे हिंदी में अरुण ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला व्यक्ति आता है एडविन पावेल हम्बल, और इन्हीं के नाम पर हम्बल टेलीस्कोप का नाम रखा गया। 1925 में एडविन पावेल हम्बल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, और इनका ब्रह्मांड का व्यास कितना बताया, तो इन्होंने ब्रह्मांड का व्यास 250 प्रकाश वर्ष यानी 250 लाइट ईयर बताया। प्रकाश वर्ष क्या है को जानते हैं। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर करीब 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर होता है। तो याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 का पावर 15। प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 गुने 10 का पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल है। अब बात करते हैं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। तो ध्यान में रखिएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक। ये यू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हिंदी में खगोलीय दूरी कहते हैं, किस क्या है, तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय दूरी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। और एक पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो बात करें तो इनकी दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी और सूर्य की दूरी है। तो ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और उन्हें किसके द्वारा दिया गया। तो पहला सिद्धांत है साम्यावस्था सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी।
जिसे थॉमस गोल्ड और हार्मन बॉल्डी के द्वारा दिया गया। तो ध्यान में रखिएगा कि साम्यावस्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो थॉमस गोल्ड और हार्मन बॉल्डी। अगला सिद्धांत का नाम है दोलन सिद्धांत, जिसे पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है, और इसे दिया गया डॉक्टर ए एल एन संडेज के द्वारा। डॉक्टर ए एल एन संडेज के द्वारा दोलन सिद्धांत दिया गया। अगला है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थियरी के नाम से जाना जाता है, और इस सिद्धांत को देने वाला का नाम है जॉर्ज लेमेंटर, और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत यही है और इसी के बारे में बात करेंगे। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला सिद्धांत है साम्यावस्था सिद्धांत, और इस सिद्धांत को दिया थॉमस गोल्ड और हार्मन बॉल्डी के द्वारा। दूसरा है दोलन सिद्धांत, और इस सिद्धांत को दिया गया डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थियरी के नाम से भी जाना जाता है, और इस सिद्धांत को दिया गया जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा। और इनके बारे में समझते हैं। तो बिग बैंग थियरी, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है, को जॉर्ज लेमेंटर और रॉबर्ट वेगनर के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, तो जॉर्ज लेमेंटर और रॉबर्ट वेगनर के द्वारा दिया जाता है। बिग बैंग थ्योरी विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना से संबंधित है। कहने का मतलब इसका है कि ब्रह्मांड जो है उनका लगातार होते जा रहा है, जैसे सौरमंडल आकाश गंगाओं के बीच की निरंतर दूरी बढ़ रही है। अब हम देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई। तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में सिमट कर था, जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं, और इस बिंदु में अधिक घनत्व और उच्च तापमान के कारण यह बिंदु विस्फोट हो जाता है, यानी ब्रह्मांडीय विस्फोट हो जाता है, जिसे बिग बैंग थियरी कहा जाता है वैज्ञानिकों द्वारा। तो इस थियरी को बिग बैंग थियरी कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड जो था एक बिंदु के समान था, लेकिन उच्च तापमान और उच्च घनत्व के कारण क्या होता है, ब्रह्मांड विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण ब्रह्मांड फैलता जाता है और आज भी फैलते जा रहा है। और इस घटना को क्या कहा जाता है, तो बिग बैंग थियरी। तो याद रखेंगे बिग बैंग के 3.8 साल बाद ब्रह्मांड दृश्य होगा, यानी बिग बैंग के 3.8 साल जैसे हुआ उसके बाद ब्रह्मांड दिखने लगा। उससे पहले ब्रह्मांड जो था वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर एक हीलियम गैस का निर्माण करता है, और हीलियम गैस से एक के साथ एक ऊर्जा का भी निर्माण होता है, जो परमाणु संलयन होता है। गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के अंतर्गत स्टार्स यानी तारे आते हैं, तारे के अंतर्गत प्लेनेट यानी ग्रह आते हैं, और ग्रह के अंतर्गत उपग्रह आते हैं यानी सैटेलाइट। तो उसी प्रकार आकाशगंगा में आपका हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे यानी दुग्ध मेघला, और दुग्ध मेघला में हमारा सन आता है यानी सूरज, जो मुखिया है सौरमंडल का, और ग्रह में हमारा अर्थ आता है 8 ग्रहों में से, और अर्थ में हमारा अर्थ का एक उपग्रह है जिसका नाम है मून। 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण होता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, जो 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति होती है।
चलिए अब हम बिग बैंग थियरी को चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड जो था वो एक बिंदु के समान था और इस बिंदु में उच्च तापमान और उच्च घनत्व के होने के कारण 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण ब्रह्मांड फैलता जाता है, जिससे नई नई आकाशगंगाओं जिस बनते जाता है, जैसे गैलेक्सी और सौरमंडल से नए नए तारों का निर्माण होता है। और आज का आपका टुडे का आपको देखने को मिलता है आकाशगंगा फिर गैलेक्सी आज का। उस अगला पॉइंट है लार्ज हाड्रोन कोलाइडर प्रोजेक्ट यानी LHC प्रोजेक्ट, जिसे CERN द्वारा यानी यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा 1954 में स्थापित किया गया। तो याद रखेंगे कि लार्ज हाड्रोन कोलाइडर की स्थापना कब की गई, तो 1954 ईस्वी में लार्ज हाड्रोन कोलाइडर की स्थापना की गई। तीस मार्च 2010 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में LHC का प्रयोग किया गया और इस प्रोजेक्ट में प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया गया, जिससे हिग्स बोसान की खोज हुई और इस हिग्स बोसान की खोज से ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में प्रयास किया गया। हिग्स बोसान की खोज किसने की, तो याद रखेंगे पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस ने हिग्स बोसान की खोज की और इन्हीं के नाम पर हिग्स बोसान रखा गया था। तो याद रखेंगे कि हिग्स बोसान की खोज किसने की, तो पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस ने, और इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसान का सफल परीक्षण कब हुआ, तो हिग्स बोसान का सफल परीक्षण जुलाई 2012 में इनका सफल परीक्षण किया गया। अगला पॉइंट है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसे 2018 में बनाया गया और ये विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी है और इसे अमेरिका और कनाडा के सहयोग से किया गया, नासा और CSA के सहयोग से। तो याद रखेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप किसके द्वारा बनाया गया, तो नासा और CSA के द्वारा यानी अमेरिका और कनाडा के द्वारा मिलकर बनाया गया। अगला टॉपिक है आकाशगंगा यानी गैलेक्सी, जिसे मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज है जिनमें अरबों तारे शामिल होते हैं। इनमें तारों के अतिरिक्त धूल एवं गैस भी होते हैं। आकाशगंगा का आकार अंडाकार, सर्पिलाकार या अनियमित होता है। तो याद रखेंगे कि आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार हो सकता है या अंडाकार या फिर उनका आकार कोई भी हो सकता है। आकाशगंगा से संबंधित फैक्ट, आकाशगंगाओं की संख्या 10 का पावर 11 है और प्रत्येक आकाशगंगाओं में तारे कितने हैं, तो 10 का पावर 11। सबसे बड़ी आकाशगंगा क्या है, तो सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम है लाइमेन अल्फा ब्लोबेस्क। तो याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा आकाशगंगा का नाम क्या है, लाइमेन अल्फा ब्लोबस। और सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमेडा यानी देवयानी गैलेक्सी। ये सबसे नजदीक की आकाशगंगा का नाम है। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेघला यानी मिल्की वेब है। तो याद रखेंगे कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेघला यानी मिल्की वेब। दुग्ध मेघला यानी मिल्की वेब का सबसे चमकीला भाग कौन सा है, तो ओरियन नेबुला दुग्ध मेघला का सबसे चमकीला भाग है। सूर्य के सबसे नजदीक तारा
तो सूर्य के सबसे नजदीक का तारा का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन का नाम क्या बताया, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। और हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा का नाम क्या है, सीरियस या डॉग स्टार। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। तो याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, तो ध्रुव तारा, जिसे इंग्लिश में पोल स्टार कहा जाता है। और ये ध्रुव तारा नाविक की सहायता करता है। तो आप इसे फिर से रिवाइज कर सकते हैं। आकाशगंगा, जिसे गैलेक्सी या मंदाकिनी कहा जाता है। आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज यानी अरबों तारों का समूह होता है। आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त धूल और गैस भी पाए जाते हैं। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार, अंडाकार और अनियमित होता है। आकाशगंगा से संबंधित पॉइंट फैक्ट की बात करते हैं। तो आकाशगंगा की संख्या बात करें तो 10 का पावर 11, और प्रत्येक आकाशगंगा में तारे की संख्या 10 का पावर 11। सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम लाइमेन अल्फा ब्लोबेक्स। सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम लाइमेन अल्फा ब्लोबेक्स। और सबसे नजदीक की आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा सबसे नजदीक का आकाशगंगा का नाम है, जिसे देवयानी आकाशगंगा भी कहा जाता है। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध मेघला यानी मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा है, तो चमकीला भाग है ओरियन नेबुला, यानी दुग्ध मेघला का सबसे चमकीला भाग ओरियन नेबुला है। और सूर्य के सबसे नजदीक का तारा का नाम क्या है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। और हमारे आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो डॉग स्टार या सीरियस हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। और हमारी आकाशगंगा में हमेशा उत्तर दिशा में दिखने वाला तारा का नाम क्या है, तो ध्रुव तारा। अगला है तारे का जीवन चक्र। प्रकाश उत्पन्न करने वाले पिंड को तारा यानी स्टार कहते हैं। तो याद रखेंगे, जो चीजें प्रकाश उत्पन्न करती है स्वयं का, उसे तारा कहते हैं यानी स्टार। स्वयं का प्रकाश नाभिकीय संलयन द्वारा यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है, हीलियम गैस का। और इस हीलियम गैस से ही तारों को प्रकाश प्राप्त होता है। तारों का औसत तत्व। तारों में हाइड्रोजन 70% पाया जाता है, हीलियम 28%, कार्बन डाइऑक्साइड 1.5% और लौह तत्व के तत्व 0.5%। तो तारों में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है और हीलियम। और तारों में सबसे प्रमुख गैस का नाम है हाइड्रोजन और हीलियम। लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, तारों का जीवन चक्र। प्रोटो स्टार या स्टेलर नेबुला, जिसे निहारिका भी कहा जाता है, जो विस्फोट होने के बाद 2 तारों में बंटने लगता है। पहला तारा का नाम है एवरेज स्टार, जिसे पीला तारा के नाम से भी जाना जाता है। और पीला तारा दूसरे लाल तारे में फिर बदलता है, रेड जेंट स्टार में बदलता है। और रेड जेंट स्टार के बाद बनता है प्लेनेटरी नेबुला, और ये प्लेनेटरी नेबुला के बाद बनता है व्हाइट ड्वार्फ। ये पहला भाग में हुआ। दूसरा भाग में विस्फोट होने के बाद द प्रोटो स्टार मैसिव स्टार यानी ब्लू तारा, नीला तारा बनता है। नीला तारा से ये रेड सुपर जेंट तारा बनता है, और रेड सुपर जेंट से सुपरनोवा तारा बनता है, और सुपरनोवा तारा से न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का निर्माण होता है। इसे अब हम फुल डिटेल में समझते हैं।
तो निहारिका यानी स्टेलर नेबुला जो गैस और धूल कणों से मिलकर बनी है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रोटोस्टार में बदलती है। प्रोटोस्टार ब्लू स्टार में बदलती है और ब्लू स्टार में अधिक ऊर्जा पाई जाती है। ब्लू स्टार से ये तारा येलो स्टार में बदलती है और येलो स्टार के बाद ये रेड जेंट स्टार के रूप में बदलती है, जैसे आपका अपना सन यानी सन की तरह ही रेड जेंट तारा बनता है, जिसे हिंदी में रक्त दानव तारा कहा जाता है इसे। और ये अधिकतम तापमान के कारण ये तारा विस्फोट हो जाता है। रेड जेंट तारा क्या हो जाता है, ज्यादा तापमान के कारण ये तारा विस्फोट हो जाता है और इस विस्फोट के कारण यहाँ पर एक तारा का फिर से निर्माण होता है, सुपरनोवा तारा। तो लाल दानव तारा में यहाँ पर विस्फोट होने के कारण सुपरनोवा तारा का निर्माण होता है, जो विस्फोट होने के बाद दो तारों के रूप में बढ़ती है। पहला द्रव्यमान Cl से कम बनने वाला तारा और दूसरा द्रव्यमान Cl से ज्यादा बनने वाला तारा। Cl का अर्थ होता है चंद्रशेखर सीमा, और ये चंद्रशेखर सीमा क्या होती है सर? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा होती है। तो चंद्रशेखर सीमा याद रखिएगा, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा होती है। अगर द्रव्यमान Cl से कम है तो सफेद बौना तारा का निर्माण होगा। अगर द्रव्यमान Cl से ज्यादा होती है सुपरनोवा में तो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा का निर्माण होता है। तो ध्यान में रखिएगा। और सफेद बौना तारा के बाद बनता है काला बामन तारा, जिसे ब्लैक ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सफेद बौना तारा के बाद क्या बनता है? काला बामन यानी ब्लैक ड्वार्फ। और न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर तारा के बाद क्या बनता है? तो ब्लैक होल तारा, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन तारा और पल्सर तारा के बाद निर्माण होता है ब्लैक होल, जो बढ़ते जाता है, जिसमें सारा कुछ समा जाता है। और काला बामन तारा के बाद बनता है जीवाश्म तारा। तो ये आपका तारों का जीवन चक्र था, जिसे हम लोग ने देख लिया। सूर्य द्वारा आकाशगंगा की परिक्रमा करने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष। तो याद रखिएगा कि सूर्य द्वारा आकाश गंगा की परिक्रमा करने में कितने समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष से सूर्य द्वारा आकाश गंगा की परिक्रमा करने में समय लगता है। अगला पॉइंट है ब्लैक होल, जिसे कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है। ऐसे पिंड होते हैं जिनका घनत्व उच्च होने के कारण किसी भी प्रकार के विकिरण बाहर नहीं निकल पाते। तो ब्लैक होल ऐसा पिंड होता है जो उच्च घनत्व के कारण कोई भी प्रकार का पिंड इसमें बाहर नहीं निकल पाता है, बल्कि इसी के अंदर समा जाता है सारा कुछ। तो यहाँ पर आपका पृथ्वी भी आ जाएगा, सौरमंडल ब्लैक होल में भी समा सकता है, इतना क्षमता होती है ब्लैक होल की। और ब्लैक होल में प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र होने के कारण इनसे प्रकाश की किरणें नहीं निकलती है। तो याद रखिएगा, ब्लैक होल में प्रकाश की किरणें किस कारण से नहीं निकलती है? तो प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई? तो सर्वप्रथम जानकारी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी गई। अगला पॉइंट है गोल्डीलॉक्स जोन, जिसे वायसयोग क्षेत्र भी कहा जाता है। अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी जैसा रहने योग्य अवस्था हो उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, या फिर वास योग्य क्षेत्र यानी रहने का ऐसा क्षेत्र जहां पर पृथ्वी जैसा रहने की अवस्था हो। अगर कोई ग्रह अपने तारे की परिक्रमा वास योग्य क्षेत्र में हो जहां जीवन की संभावना हो सकती है,
उसे गोल्डीलॉक्सी जोन कहते हैं। तारे का रंग उसके तापमान पर आधारित होता है। विभिन्न रंगों के तारों का तापमान, जैसे नीला तारा का तापमान 50,000 से 28,000 केल्विन, नीला सफेद तारा का तापमान 28,000 से 10,000 केल्विन तापमान, सफेद तारा का तापमान 10,000 से 7,500 केल्विन। उसी प्रकार सफेद पीत यानी पीला तारा का तापमान 7,500 से 6,000 केल्विन तापमान, पीत ताला या पीला तारा का तापमान 6,000 से 4,500 केल्विन तापमान, नारंगी तारा का तापमान 4,009 से 3,500 केल्विन तापमान, लाल तारा का तापमान 3,500 से 2,000 तापमान। सबसे ज्यादा तापमान कौन से तारा का होता है? तो नीला तारा का तापमान सबसे ज्यादा होता है, जो 50,000 से 28,000 के बीच में होता है। तो याद रखिएगा, कौन से तारा का सबसे अधिक तापमान होता है? तो नीला तारा। और ये भी याद रखिएगा, तारों का रंग उसके तापमान पर आधारित होता है। तापमान अगर बदलता है तो उसका रंग भी बदल जाता है। चलिए अब देखते हैं इनसे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो पहला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और ये महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉर्ज लेवेंटर और रॉबर्ट वेगनर के द्वारा महाविस्फोट सिद्धांत को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, तारे का रंग का सूचक है। तो तारे का रंग का सूचक है ऑप्शन डी, उसके ताप का। तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा भी है कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग ब्रह्मांड के उद्भव के बारे में बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा यानी मिल्की वेव वर्गीकृत की गई है, या फिर आकाशगंगा की आकृति क्या है? तो आकाशगंगा को सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष सूर्य को आकाशगंगा की परिक्रमा करने में लगता है। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वेव यानी दूत मेघला हमारी आकाशगंगा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। तो चंद्रशेखर सीमा तारे के बाहर के आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं? वह है। तो सप्तऋषि तारामंडल के अंतर्गत ध्रुव तारे उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो याद रखिएगा कि ध्रुव तारा कौन सा दिशा को संकेत करता है? तो उत्तर दिशा को।
और ये ध्रुव तारा कौन से तारामंडल में आता है, तो ये भी आपका एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ध्रुव तारा सप्तऋषि तारामंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। और ये प्रकाश वर्ष दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। यानी खगोलीय दूरी मापने की इकाई कौन सी है, तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और ये खगोलीय दूरी, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, यानी बड़े बड़े तारों के बीच की दूरी के मापने में प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो वही क्वेश्चन फिर से घुरा पूरा कर पूछ दिया कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, तो एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। और याद रखेंगे कि कृष्ण छिद्र का अन्य नाम क्या है, तो ब्लैक होल। और इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया। और इनका शॉर्ट नाम है एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है, जिसे आप ध्यान में रखिएगा। और एक नंबर में आपको ये बहुत कई बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन। तो हमारे अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नेट भैया को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।